हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी होता है। ठीक है। टाइम पीरियड इसका जो है 302 BC से 232 BC यानी ईस्वी पूर्व तक का था। ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो है अवंती का कुमारामात्य होता है। अवंती का कुमारामात्य। अब ये क्या होता है कुमारामात्य? तो ये राज्यपाल को कुमारामात्य कहा जाता था या गवर्नर। ठीक है। पिता इसके बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी। ठीक। कहीं पर इनका नाम जनपद कल्याणी भी मिलता है या फिर धर्मा, ये तीनों नाम मिल जाते हैं उनकी माता का नाम। ठीक। पत्नी श्रीदेवी या देवी, श्रीदेवी। ठीक। ये श्रीदेवी जो होती हैं विदिशा जिले की श्रेष्ठी की पुत्री होती हैं। विदिशा मध्य प्रदेश में, विदिशा के श्रेष्ठी कोई प्रमुख व्यक्ति रहा होगा उस टाइम पे, विदिशा में उसकी पुत्री रहती है, श्रेष्ठी की पुत्री। ठीक। अच्छा, इनके चिल्ड्रंस की बात करें, संतानों की बात करें तो महेंद्र और संघमित्रा पुत्र और पुत्री ठीक होते हैं। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में। आपका इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। इस बुक में जो है जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है। अशोक का जो वर्चस्व है पूरे भारत में देखा गया था, पूरे भारत में इसका शासन था। और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा कई पड़ोसी देश जैसे आपका बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल। वेस्ट में चले जाइए आपका तो कौन कौन से? आपका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है। इन देशों के जो बहुत सारे भागों पर भी इसने अपना अधिकार करके रखा हुआ था। ठीक। इस वजह से ही इसने अपने भारत में तो शासन किया, उसके अलावा कई जो पड़ोसी देश थे उनके भी कई क्षेत्रों पर इसने अधिकार किया था। इसी कारण अशोक को जो है चक्रवर्ती सम्राट अशोक का दर्जा दिया गया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है। ठीक है ना। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का मतलब क्या होता है? सम्राटों में सम्राट। जैसे देवों के देव महादेव कहलाए जाते हैं, उसी तरह सम्राटों में सम्राट अशोक को कहा जाता था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। ठीक है। अशोक जो है बहुत ही शक्तिशाली बुद्धिमान शासक था। इसके साथ साथ यह स्थापत्य कला प्रेमी भी था। ठीक है। क्या था? स्थापत्य कला प्रेमी। स्थापत्य क्या होता है? तो आपका आर्किटेक्चर। ठीक है। 261 ईस्वी पूर्व में इसने एक युद्ध जीता। कौन सा? बहुत ही प्रमुख युद्ध है कलिंग का युद्ध। इसने कलिंग का युद्ध तो जीत लिया, लेकिन इस युद्ध में जो है उसे जन और धन की बहुत ज़्यादा हानि होती है। ठीक है। बहुत से लोग इसमें, बहुत से सैनिक मारे जाते हैं, जगह जगह बस लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। तो इस भीषण नरसंहार को देखने के बाद अशोक का इस युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो वह है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह जो है शस्त्र त्याग देता है। दो काम करता है, शस्त्र त्याग देता है और एक दूसरा काम होता है धर्म परिवर्तन, मतलब उसने बौद्ध धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है। बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद जो है ये जो आपका कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध आगे चलकर बौद्ध साम्राज्य के पतन का भी कारण बनता है। क्यों बनता है?
तो देखिए जैसे यहाँ पे अशोक ने क्या किया, शस्त्र त्याग दिया, उसके बाद क्या होगा, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। ठीक है, जो सैनिक थे उनमें जो युद्ध कौशल था वो कमज़ोर पड़ जाता है, और जहाँ की भी सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर होगी वहाँ का वर्चस्व अपने आप जो है गिरने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है ना, तो यही कारण होता है मौर्य साम्राज्य के समाप्त होने का भी। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने जो है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद अशोक ने एक स्तंभ की स्थापना की, सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ की स्थापना की। ठीक है, दिखाई दे रहा है कहाँ पर, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसने सारनाथ स्तंभ की स्थापना की। ये सारनाथ जो है मौर्य साम्राज्य के वर्चस्व का यानी कि उसके विस्तार का प्रतीक है, और दूसरा धर्म चक्र प्रवर्तन या धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, पहला प्रतीक किसका है, मौर्य साम्राज्य के विस्तार का प्रतीक है ये सारनाथ स्तंभ, और दूसरा है धर्म, या फिर कहीं कहीं इसका नाम धम्म भी मिलता है, धम्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य तो समझ में आ गया। ये धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है, और अशोक ने सारनाथ को क्यों चुना था स्तंभ के स्थापना के लिए, तो जान लीजिए। गौतम बुद्ध ने जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो अपना पहला उपदेश जो देते हैं वो यहीं सारनाथ में देते हैं। इसी कारण अशोक ने यहाँ पे सारनाथ स्तंभ की स्थापना की, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका, और जो उपदेश देने की जो घटना है उसी को आप धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना, सारनाथ स्तंभ के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं यहाँ पे। इस तरह से कुछ सारनाथ का स्ट्रक्चर है, और ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बना है ये वाला ये शेर है। ठीक है, इसमें स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग में 4 शेरों को निर्माण कराया गया है, 4 शेरों को बनाया गया है, और इन शेरों को इस तरह से बैठाया गया है उसमें ताकि उनका जो फेस है वो चारों दिशाओं में फैला हो, चारों डायरेक्शन की तरफ मुड़ा हुआ हो। ठीक है ना, मतलब एक आपका ये शेर की तरह लग नहीं रहा है, बस समझ लीजिएगा। एक ये और एक ये तीसरा, और एक जस्ट इसके पीछे है जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो 4 शेरों को आपस में पीठ को सटा करके इस तरह से रखा गया है जिससे उनका जो फेस है चारों दिशाओं की ओर दिखाई दे। ठीक है, अच्छा, इसको इस तरह से रखने का मतलब क्या हुआ, तो इसमें अशोक जो है अपने साम्राज्य विस्तार को, जिस तरह उसका कीर्ति पूरे चारों दिशाओं में फैली हुई थी, उसी को दर्शाने के लिए उसने इस तरह से शेरों को वहाँ पर स्थापित करवाया था। ठीक है, अच्छा, ये जो स्तंभ है जिस बेस पर यानी जिस आधार पर रखा है, ये जो आधार बना है ये गोलाकार आधार है। ठीक है, इस आधार में चक्र बने हुए हैं। ठीक, इस तरह के चक्र बने हुए हैं, और इन चक्र में तीलियां बनी हैं, ऐसी लाइन खींची हुई है इसमें। ठीक है, जिनकी संख्याएं जो हैं 32 हैं। ठीक है, इन चक्र में इस तरह से तीलियां बनी हैं और इनकी संख्या 32 है। ये जो बौद्ध धर्म के ज्ञान या उपदेश होते हैं उन्हीं की प्रतीक हैं ये जो 32 तीलियां इसके अंदर बनी हुई हैं। ठीक, ये जो बीच में जगह खाली है आपका, यहाँ पर कुछ पशुओं के चित्र दिखाई देते हैं, पशुओं को बनाया गया है। ठीक है, तो पशुओं की संख्या कितनी है यहाँ पर, 4 पशुओं को बनाया गया है। कौन कौन से पशु हैं आपके, तो हाथी, ये क्रमशः है। ठीक है, हाथी के बाद घोड़ा, इसके बाद सांड यानी आपका बुल। ठीक, और उसके बाद सिंह यानी लॉयन। ये 4 पशुओं को इस आधार के चारों ओर बनाया गया है। ठीक है ना, सारनाथ स्तंभ के बारे में यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं जबकि आपका यूपी में है। ठीक है ना, इंडियन हिस्ट्री में देखना चाहिए, लेकिन इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सारनाथ स्तंभ को जो है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है अशोक के सारनाथ स्तंभ को। ठीक है, इसे अशोक चिन्ह कहते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चिन्ह। ठीक, कब अपनाया गया, तो आपका जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उसी दिन राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को ही अशोक को अपनाया गया था। ठीक, अशोक का चिन्ह, ये जो है अशोक का चिन्ह, इसके जस्ट नीचे आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलता है, सत्यमेव जयते। ठीक है, ये शब्द लिखा है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है, ये शब्द आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद,
ठीक, जिसका अर्थ होता है केवल सच्चाई की ही विजय होती है, केवल सच्चाई की ही जीत होती है, इसका मतलब होता है। ठीक है, आपका लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि है, ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है ना, चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अशोक ने बहुत से अभिलेख, गुहा लेख, स्तंभ लेख और फिर स्तूपों का निर्माण करवाया था। स्तूपों में सबसे प्रमुख है इसका सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। ठीक है, कहाँ? जिला रायसेन में है। इसका निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाई थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इस स्तूप की खोज कब की गई? तो 1818 में जॉन टेलर ने इसकी खोज की। ठीक है, खुदाई किसने करवाई, यानी उत्खनन किसने करवाया? ठीक, तो खुदाई करवाई थी 1912 से 1919 तक इसकी खुदाई करवाई गई थी सर जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है, सांची का स्तूप है, इसकी जो शैली है, इसकी शैली यानी बनावट की बात कर रहे हैं, कौन सी है? भरहुत शैली से इसको बनाया गया है। ये क्या होता है? तो जैसे आपका डांस होता है, डांस में फोक डांस, गरबा, ब्रेक डांस होता है, तो डांस में भी अलग अलग तरह के डांस होते हैं। उसी तरह आपके जो ये स्थापत्य कला के जो प्रकार है वो भी अलग अलग होता है। उसी तरह एक ये है आपका भरहुत शैली। ठीक है, भरहुत शैली से सांची के स्तूप का निर्माण करा गया है। ठीक, और 1989 दिखाई नहीं दे रहा, 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। किसे? सांची के स्तूप को। ठीक है, ये हो गया सांची के बारे में। आपको जब मौर्य साम्राज्य के बाद आता है शुंग वंश के टाइम पे पुष्यमित्र शुंग द्वारा इस सांची के स्तूप को ध्वस्त कराया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भागवत धर्म यानी सनातन धर्म को मानता था, तो ध्वस्त करा दिया जाता है। और उसी के बाद उसी वंश का यानी कि पुष्यमित्र का पुत्र होता है अग्निमित्र, उसके द्वारा उसका दोबारा से पुनर्निर्माण भी कराया जाता है। पुनर्निर्माण भी कराया जाता है किसके? सांची के स्तूप का। ठीक है, अच्छा ये जो एक नाम आया है आपका जॉन मार्शल, नहीं है ये मार्शल है, जॉन मार्शल, इसका नाम आपने कभी सुना है? तो जिन लोगों ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा उन्होंने इसका नाम सुना होगा। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है ना, तो इसने क्या किया था? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करवाई थी। ठीक, किसने? जॉन मार्शल ने। ठीक, थे कौन ये? आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना, इसके साथ साथ ये 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, 1902 से 1928 तक ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म ASI कहते हैं। ASI का DG थे ये। ठीक है ना, ASI के DG यानी डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक थे। ठीक है, इसके बाद इनको क्या होता है कि अधिकार मिल जाता है कि ये पुरातात्विक जो स्थल हैं उनकी खुदाई करवा सकते हैं। ठीक, अच्छा ये 1902 से 1928 तक थे। ठीक है ना, अगर करेंट की बात करें, करेंट में जो ASI के DG कौन है? तो करेंट में आपके ASI के DG वो हैं IS अधिकारी V विद्यावती। ठीक है, ये आपका करेंट का क्वेश्चन भी हो गया एक। IS V विद्यावती जो है करेंट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, फर्स्ट DG कौन है? फर्स्ट DG ऑफ ASI तो वो थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मौर्य काल के कुछ और अभिलेख हैं, उनको देख लेते हैं जो अपने मध्य प्रदेश में खोजे गए हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला अभिलेख है आपका रूपनाथ शिलालेख। रूपनाथ शिलालेख कहाँ? ये जबलपुर में खोजा गया है। दूसरा है गुर्जरा, कहीं नाम इसका गुजरी भी मिलता है, ये भी आपका शिलालेख है, जिला दतिया। ठीक, ये जो अभिलेख है इसमें आपको अशोक का नाम देवनाम प्रियस मिलता है। देवनाम प्रियस सम्राट अशोक। ठीक, तीसरा है आपका सांची का स्तंभ लेख, और इसे ही एक और नाम है इसका संघ भेद अभिलेख, स्तंभ लेख। ठीक, जिला रायसेन। ठीक, इसके बाद कुछ स्तूप हैं, जिनमें से एक है तुमैन स्तूप, कहाँ? जिला अशोकनगर। गुप्त काल का एक शासक होता है कुमारगुप्त को इस अभिलेख में शीतकालीन सूर्य के समान बताया गया है। शीतकालीन सूर्य के समान बोला गया है। ठीक है, किसको? कुमारगुप्त को। किसमें? तुमैन स्तूप में। तुमैन के बाद आपका पनगुड़ारिया स्तूप है, ये कहाँ? जिला सीहोर। ठीक, छठवां कसरावत स्तूप खरगोन। ठीक है, और लास्ट है एक दाऊर कोठार स्तूप, जिला रीवा। ठीक, एक है आपका सारू मारू, या फिर कहीं पर इसका नाम सारो मारू मिलता है। सारो मारू की गुफाएं, सारो मारू की गुफाएं कहाँ? ये जिला सीहोर, बुधनी तहसील। ठीक है, चलिए 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की जो है मृत्यु हो जाती है, और इस वंश का जो अंतिम शासक होता है बृहद्रथ। ठीक है, एक बृहद्रथ जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, और एक ये जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। यह अपने पूर्वजों की तरह कुशल नहीं होता, अकुशल शासक होता है। इसे पराजित करके मृत्यु हत्या कर देते हैं। ठीक है, बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, और शुंग वंश की स्थापना की जाती है। जिसे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।